अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी कर रहे थे। हमने अब तक 5 शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी किए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझ लीजिए कि स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी जा रही है। सो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। द स्टेटमेंट इज़ इफ़ ए पॉइंट चार्ज Q, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, having mass m is released in a non-uniform electric field. So electric field lines pointing in the same direction. Will it make a rectilinear motion? क्वेश्चन को समझिए कि अगर आपके पास एक चार्ज है Q हैविंग मैस m, उसको अगर हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सब्जेक्ट करते हैं, हम उसको प्लेस करते हैं, हम उसको रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबकी सब एक ही डायरेक्शन में, दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड। सो क्या उसमें जब आप एक चार्ज को प्लेस करेंगे, चार्ज को रिलीज करेंगे, तो क्या वो चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन करेगा? विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन? क्वेश्चन में ये बात पूछी गई। सो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ओरिएंट करते हैं बोर्ड के ऊपर, के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे ओरिएंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक चार्ज है प्लस, इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं, लाइक दिस। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। Field lines oriented radially outward, and these field lines shows a non-uniform electric field. Uniform electric field आपको तब मिलती है जब लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में स्पेसिंग सेम हो, स्पेसिंग इक्वल हो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम है, और जैसे जैसे हम इससे रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, बाहर की जानिब जा रहे हैं, तो लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ रही है, स्पेसिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई हमें कि फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, सो इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब आप एक चार्ज, पॉइंट चार्ज Q को प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चार्ज Q मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर, ये आपके पास प्लस Q चार्ज, ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज आ गया Q। जब इस पॉइंट चार्ज को हम इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, रिलीज करेंगे, तो क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई कि क्या ये चार्ज विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन? क्या ये चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा? तो आंसर इज यस, इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। कि ये चार्ज क्या करेगा? रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। रेक्टिलिनियर मोशन मीन स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कि किसी पार्टिकल की, किसी चार्ज पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन मोशन क्या कहलाती है? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस चार्ज को यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस कर दें, आप यहाँ प्लेस कर दें, इस चार्ज को आप यहाँ प्लेस कर देते हैं, इस पोजीशन पर प्लेस कर देते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो क्या ये चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन करेगा? आंसर इज यस, इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन, बिकॉज ये आपके पास पॉइंट चार्ज है प्लस, और जिस चार्ज के बिहाफ पे आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, जो आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से दिखती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर रेडियली आउटवर्ड, उस चार्ज से आउटवर्ड हैं। ऑल दी लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल जब इसमें रिलीज किया जाएगा, सब्जेक्ट किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। ये रेंडमली दाएं बाएं मूव नहीं करेगा, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। यहाँ प्लेस किया तो ऐसे चला आएगा, अगर आपने इसको यहाँ प्लेस किया तो ऐसे चला जाएगा, यहाँ प्लेस किया तो ये चार्ज ऐसे चला जाएगा। दैट मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, or you can say it will make rectilinear motion, because all the line of forces are radially outward, and that represents a non-uniform electric field. So whenever a charged particle is released or subjected in a non-uniform electric field,
it will make rectilinear motion along the direction of electric field. So that's all about the question. इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप इसको सिंपल आंसर ये करेंगे कि yes, it will make rectilinear motion because according to this figure the electric field is non-uniform and all the lines of forces are oriented in same direction, that is radially outward. So whenever a charged particle is released in such a non-uniform electric field, then the charged particle will make a rectilinear motion. Clear? So next question is, our next question is question number 12.7. 12.7 हमारा क्वेश्चन है, दैट इज ये आपके पास 12.6 था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.7. क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से समझिए. इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेसेसरली zero inside a charged rubber balloon? If balloon is spherical, assume that the charge is distributed uniformly over the surface. कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E लाजमी तौर पर ज़ीरो होगी इनसाइड ए चार्ज रबर बलून. सो इफ़ द बलून इज स्फेरिकल, अगर हमारे पास बलून स्फेरिकल शेप में है, लाइक दिस बलून हमारे पास अगर इस शेप में है, स्फेरिकल शेप में, इसकी आउटर बाउंड्री के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लाइक दिस. ये इसको इमेजिन कीजिए इस स्फीयर को कि ये आपके पास एक बलून है और ये चार्ज रबर बलून है. इट मीन कि इसकी आउटर बाउंड्री के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर आपने चार्ज को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी. इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड द चार्ज रबर बलून? क्या इस चार्ज रबर बलून के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो होगी? सो आंसर इज यस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस चार्ज रबर बलून के अंदर कैसी होगी, ज़ीरो मिलेगी आपको, या ज़ीरो होगी. कैसे होगी? जब हम एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे, गाजीज लॉ की एप्लीकेशन हमने स्टडी की. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए हॉलो चार्ज स्फीयर, एंड सेकेंडली ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एंड थर्ड वन इज ड्यू टू अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. हमने तीन तरह के केसेस हमने स्टडी किए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट किया, एक हॉलो चार्ज स्फीयर में, सेकंड दैट इज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और थर्ड हमारे पास था अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. सो ये सेम एग्जांपल, सेम एप्लीकेशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन में चार्ज रबर बलून को दी गई है. ये आपके पास फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी, दैट इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर. तो ये आपके पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, बाहर से आपने इसको चार्ज किया है, अंदर से ये सारा क्या है, हॉलो है. तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है? तो आंसर इज यस. कैसे ज़ीरो है, हम इसको अभी प्रूव करते हैं. सो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने कुछ स्टेप्स हमने यूज़ करने हैं. पहला स्टेप क्या है, इमेजिन ए गाजियन सरफेस. हमने एक गाजियन सरफेस को क्या करना है, इमेजिन करना है. एक इमेजिनरी सरफेस आप लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन इज गाजियन सरफेस. इमेजिन ए गाजियन सरफेस इनसाइड द चार्ज रबर बलून. इस चार्ज रबर बलून के अंदर आपने एक गाजियन सरफेस को क्या कर लिया, ले लिया, इमेजिन किया. ये इस स्फीयर का सेंटर था. इस स्फीयर के सेंटर से इसकी आउटर बाउंड्री तक का जो रेडियस था, रेडियस ऑफ द बलून, रेडियस ऑफ द चार्ज स्फीयर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, राइट. सिमिलरली द रेडियस ऑफ द गाजियन सरफेस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R prime, and R is greater than R prime. That means the radius of hollow charge sphere or charge rubber balloon is greater than the radius of the Gaussian surface. So this one is Gaussian surface. ये आपके पास Gaussian surface है जिसको हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को कैलकुलेट करने के लिए. देन चार्ज एनक्लोज्ड इन द Gaussian surface. तो इस Gaussian surface के अंदर जो चार्ज एनक्लोज है हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तीसरा पॉइंट, जो तीसरा स्टेप है, दैट इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं. एंड द फोर्थ वन पॉइंट, दैट इज अप्लाइंग Gauss's लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E. सो सेकंड वन, मुझे बताइए कि क्या इस Gaussian सरफेस में चार्ज है? आंसर इज नो, यहाँ पर चार्ज नहीं है. सो
इमेजिन द गाजियन सरफेस, पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन गाजियन सरफेस आपने इमेजिन कर ली। सेकेंड वन पॉइंट इज चार्ज एनक्लोज्ड, सो चार्ज एनक्लोज्ड Q इज इक्वल टू 0। इस गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज कैसा है, 0। एंड थर्ड वन पॉइंट इज फ्लक्स थ्रू गाजियन सरफेस से जो फ्लक्स है, so that is phi E is equal to E dot A, and the next one point is, that is fourth one point, that is applying Gauss's law to calculate E, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो हमने कैलकुलेट करनी है कि क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या नहीं। तो देखिए, इमेजिन द गाजियन सरफेस को आपने इमेजिन किया, देन charge enclosed in the Gaussian surface, that is 0, and the flux through the Gaussian surface, that is phi E is equal to E dot A. Now applying the Gauss's law, what is Gauss's law? According to Gauss's law, the flux through closed surface is equal to 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed in that surface, so that is represented by capital Q. So phi E, इस इक्वेशन का मैं नाम रखता हूँ, that is इक्वेशन A। यहाँ इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ। इक्वेशन 1 से phi E इज इक्वल टू E डॉट A यहाँ से पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो हम इसको लिख सकते हैं E डॉट A, ये आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, मैं इसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या आप कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल Q रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड के लिए हमने स्टार्ट में एक गाजियन सरफेस ली थी, दैट इज Q1, Q2 up to so on, that is Qn, Q3, Q4, Q5, Q6 and up to so on Qn। तो जब हम टोटल चार्ज लेते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल Q लिखते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास चार्ज है क्या, गाजियन सरफेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। सो जब चार्ज की वैल्यू आपके पास 0 है, E डॉट A दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो 0 अपॉन समथिंग 0, सो E डॉट A that is equal to 0। एरिया यहाँ पर 0 नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आपको यहाँ पर कैसी मिलती है, सो E इज इक्वल टू 0 बट A नॉट इक्वल टू 0। A 0 नहीं है, आपके पास कुछ सरफेस एरिया है यहाँ पर, बट उसमें चार्ज नहीं है, जो जब चार्ज नहीं है सो E इज इक्वल टू 0। सो हमने आंसर किया कि यस, इन दी चार्ज रबर बलून, इस चार्ज रबर बलून के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या है, 0 है। इसलिए 0 है कि जब हम इस चार्ज रबर बलून के अंदर एक गाजियन सरफेस को इमेजिन करते हैं, सो इस गाजियन सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, चार्ज की वैल्यू 0, तो रिजल्ट आपको मिलता है E डॉट A इज इक्वल टू 0। सो इससे फिर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं कि E इज इक्वल टू 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इनसाइड द चार्ज रबर बलून इज 0, जिसको आप ऐसे प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12.8। 12.8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इज इट ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, दैट द Gauss's law states that the total number of line of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge within that surface। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए, इज इट ट्रू दैट द Gauss's law states that the total number of line of forces crossing any closed surface, कि जितनी भी लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो किसी अगर सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, किसी क्लोज सरफेस को, इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की जानिब आउटवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस, ऐसे हम इसको ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में हम उसको ले लेते हैं, टू द नेट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। तो आंसर इज यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में सुन रहे हैं, क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ Gauss's law। Gauss's law की डेफिनेशन क्या है? Gauss's law states that the total flux passes through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed through that surface। So according to definition हम इसको लिखते हैं phi E is equal to
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi e इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। सो Q आपके पास क्या है? Q आपके पास उस गाजियन सरफेस में या उस एनी क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज है, ठीक। अब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये आपके पास कांस्टेंट है। सो फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू मीन फाई ई क्या है? सो फाई ई इज बेसिकली फ्लक्स। फाई ई क्या है? फ्लक्स है। तो फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लक्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फ्लक्स बेसिकली कैसे डिफाइन होता है? तो जब किसी पार्टिकुलर सरफेस से, चाहे वो क्लोज सरफेस हो या कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस से जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इफ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस passes or passing through any closed surface is known as electric flux. If the number of line of forces, or you can say if the magnetic line of forces passes through any particular surface, then it is said to be magnetic flux. और अगर लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक हैं, वो किसी पार्टिकुलर सरफेस से पास कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे ये आपके पास एक पार्टिकुलर सरफेस थी, ये हमने फ्लक्स के कुछ केसेस स्टडी किए थे, इस तरह के केसेस हमने पढ़े थे कि ये आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस को हम कैसे ले लेते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपके पास डस्टर एक सरफेस है, इस सरफेस को जब आप ऐसे लेंगे तो इससे लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास करेंगी, ठीक। जब हम इस सरफेस को ऐसे रखेंगे तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस इससे पास नहीं कर रही। जब पास नहीं कर रही तो इट मीन कि फ्लक्स कैसा है? जीरो है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन बेसिकली लाइन ऑफ फोर्सेस का किसी पार्टिकुलर सरफेस से पास करना, इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। तो ये आपके पास एक पार्टिकुलर सरफेस है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने गाजेस लॉ को लिया, तो गाजेस लॉ के लिए हम एनी क्लोज सरफेस लेते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस आप ले लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता हूँ या एक्सप्रेस करता हूँ, तो सो लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऐसे पास करती हैं। ये लाइन ऑफ फोर्स पास हो गई यहाँ से, ये ऐसे चली गई, ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास हो गई, ये लाइन ऑफ फोर्स आप ऐसे पास करा देते हैं, और ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से ऐसे पास हो गई। सो ये क्या है? लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। सो ये लाइन ऑफ फोर्सेस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये लाइन ऑफ फोर्सेस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इसी शीट को, अगर इसी सरफेस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ऐसे इसको प्लेस कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी इस डस्टर की कि ये अभी इस पोजीशन में है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रही हैं। जब इसी डस्टर को मैं ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ऐसे, तो लाइन ऑफ फोर्सेस सारी इसके ऊपर से गुजर जाएंगी। जब लाइन ऑफ फोर्सेस उस पार्टिकुलर सरफेस से पास नहीं कर रही, तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पर फ्लक्स कैसा मिलेगा? ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो सारी इसकी सरफेस के ऊपर से जा रही हैं, तो एक्चुअली ये लाइन ऑफ फोर्स कोई भी इसमें से पास नहीं कर रही, और फ्लक्स कैसा मिलता है आपको? जीरो। अगर आप इसकी डेफिनेशन करें, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो कॉस 0 1, सो ई डॉट ए फ्लक्स इज मैक्सिमम। यहाँ पर आपको फ्लक्स कैसा मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम कब मिलेगा? कि जब वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन भी यही है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन है। इसका वेक्टर एरिया मीन कि ये आपके पास सरफेस है, तो इसका वेक्टर एरिया इधर आप इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। क्लियर? तो जब आप वेक्टर एरिया इधर ले रहे हैं, तो इसका वेक्टर एरिया मैं ऐसे मेंशन कर देता हूं कि ये इसका वेक्टर एरिया ए है। तो ई और ए के बीच में एंगल कितना है? तो ई और ए के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो cos 0 1, सो दैट इज फ्लक्स इज मैक्सिमम। जब इसी सरफेस को आप ऐसे प्लेस करते हैं, तो ऐसे प्लेस करेंगे तो इसका वेक्टर एरिया ऐसे वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा। जब वेक्टर एरिया वर्टिकली अपवर्ड आ गया, लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, वेक्टर एरिया इधर, एंगल इनके बीच में आ गया 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉज ऑफ 90 डिग्री, सो cos 90 0, सो फ्लक्स विल बी 0, फाई ई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा? मिनिमम, और यू कैन से फ्लक्स 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट में एक्चुअली गाजेस लॉ की स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया कि क्या गाजेस लॉ की स्टेटमेंट ट्रू है कि इज द स्टेटमेंट इज ट्रू दैट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की जानिब हम कोई ऐसी क्लोज सरफेस ले लेते हैं, उससे लाइन ऑफ फोर्सेस सारी रेडियली आउटवर्ड हैं, तो क्या
इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई एक चार्ज आपने लिया है, तो इस चार्ज से लाइन ऑफ फोर्सेस उसने बोला रेडियली आउटवर्ड हैं, लाइक दिस। ये लाइन ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड आ रही हैं, तो क्या इसका फ्लक्स होगा? तो आंसर इज यस कि इसका फ्लक्स है। ये लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे ओरिजिनेट हुई? हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दैट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये किसी क्लोज सरफेस से, एनी क्लोज सरफेस से रेडियली आउटवर्ड है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं? सो आंसर इज यस। सो ये गाउस लॉ की स्टेटमेंट को क्या करती है? ये स्टेटमेंट फुलफिल करती है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी है वो स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो टू ए रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12.9 क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू ए रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? क्या इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं? तो इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में ले लेता हूं। सिमिलरली इसके सामने, इसके पैरेलल में एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेता हूं, लाइक दिस। दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इसके बीच में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, that is represented by electric lines of forces, as we have already discussed that the electric field lines always originated from positive and terminate on the negative charges. तो ये line of forces किसको express कर रही हैं? So these line of forces express electric field intensity E that is directed towards, that is directed from positive to negative, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक चार्ज पार्टिकल, क्या एक इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है या लो पोटेंशियल की तरफ? सो दिस इज हाई पोटेंशियल, ये आपके पास क्या है? दिस इज हाई पोटेंशियल, ये आपके पास जो प्लस वाली प्लेट है, एंड दिस इज लो पोटेंशियल, इसको हम लो पोटेंशियल मानते हैं, इसको हाई पोटेंशियल। अब जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लिया, अब बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा नेचुरली और लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा? सो आंसर इज वेरी सिंपल। इस डायग्राम को देखकर आप बहुत सिंपली आंसर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत सिंपली कर सकते हैं कि व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं, पुट करते हैं, आप सब्जेक्ट करते हैं या रिलीज करते हैं, आप इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो व्हाट हैपन? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी होगी? यही क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा या इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सो आंसर इज वेरी सिंपल, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन is subjected or released in electric field, then it will move towards high potential। ये किसकी तरफ जाएगा? हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बीइंग ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की हैसियत से ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। इधर से रिपल्शन हो रही है, इधर उसको अट्रैक्शन मिल रही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। हमारे आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बाकी थे, कुछ क्वेश्चन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, और ये क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 13, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम उसके बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे,
इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी मेटालिक कंडक्टर हम स्टडी करेंगे। देन हम वहाँ पर स्टडी करेंगे, पोटेंशियोमीटर को स्टडी करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी करेंगे एंड स्लाइड वायर ब्रिज को हम यूज़ करेंगे। और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।